व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री। इसमें कोई क्लियर नहीं। और प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिमंडल भी? मंत्रिमंडल नहीं, मंत्री परिषद। बिल्कुल क्वेश्चन, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद। तो आंसर क्या हो गया? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। अब संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो भारत में ये शासन व्यवस्था कहां कहां पर है? केंद्र में है या राज्य में है? तो सिंपल, केंद्र और राज्य दोनों में। भाई केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री मंत्री परिषद है, तो उसी तरह से किसी राज्य में वास्तविक कार्यपालिका कौन होगा? मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। क्लियर है ना ये टॉपिक हम लोगों को? नेक्स्ट आए, संविधान के भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में कार्यपालिका के अंतर्गत, संविधान के भाग 5 में कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। लिखा, नोट करके लिखें, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद। लिखा, तीनों अनुच्छेद लिखे, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 78। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 74, 75, 78। लिखा, बिल्कुल याद रखना है ना, क्यों? क्योंकि एग्जाम में है ना, चौथा ऑप्शन है और 101% जो ऑप्शन आता है वो ये वाला आता है। 76, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ नहीं है? तो 76 में क्या है? महान्यायवादी। पढ़ा था ना आपने, महान्यायवादी। क्लियर? तो अब ये ध्यान रखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद इनसे जुड़े हुए हैं, है ना? 74, 75 और 78। अनुच्छेद 74 नॉट कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट में आए, अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है? अब सिंपल क्वेश्चन, अगर रेट लेवल की बात करें तो सीधा सा क्वेश्चन इस लेवल में, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए संविधान में उल्लेख है किसका? मंत्री परिषद, है ना? मंत्रिमंडल भी लिखा होगा मंत्री परिषद का, और मंत्री परिषद का प्रधान कौन? अब आराम से क्वेश्चन को पढ़ना। भारत में अगर केवल प्रधानमंत्री ऑप्शन में तो नो डाउट प्रधानमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री भी है, तो अब मंत्री परिषद के प्रधान तो 2 हो गए ना। तो अब भारत में कौन? तो प्रधानमंत्री। और किसी राज्य में मंत्री परिषद का मुखिया कौन? तो मुख्यमंत्री।
क्वेश्चन में, क्योंकि रिट में मोस्टली हम लोग है ना प्रधानमंत्री को इतना अच्छे से याद करते हैं कि मुख्यमंत्री को भूल जाते हैं, और ऑप्शन में प्रधानमंत्री होता है, जबकि आंसर हमें क्या करना है, मुख्यमंत्री। पिछली बार एक क्वेश्चन था कि है ना, किसी राज्य विधानसभा में ये निर्णय कौन लेगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। आंसर था विधानसभा अध्यक्ष, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लोकसभा अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि हमारे पढ़ने में क्या आता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी राज्य में कौन करेगा, तो विधानसभा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और था रिट में, किसी राज्य का निम्न सदन कौन सा, तो विधानसभा, निम्न सदन विधानसभा। और भारत में निम्न सदन कौन सा, लोकसभा। तो हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़कर आंसर करना है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रधानमंत्री दिखने में बहुत छोटा टॉपिक है, हम महत्वपूर्ण तथ्य डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी 3 अनुच्छेद है, देखें राष्ट्रपति में 52 से 62 तक तो अनुच्छेद पढ़े हमने, और फिर सामान्यकालीन शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। लेकिन राष्ट्रपति के साथ में हमने यही पढ़ा ना कि राष्ट्रपति जो भी कर रहा है वो किसके कहने पे कर रहा है, प्रधानमंत्री के कहने पर, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद कहेगी तभी वो काम करेगा। नेक्स्ट है, 1 मिनट रुके, है ना, ये और ये आर्टिकल आगे बढ़ने वाला है। अनुच्छेद 53 हमने राष्ट्रपति में पढ़ा था, और राष्ट्रपति में साफ पढ़ा था कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें, राष्ट्रपति में। क्लियर? और राष्ट्रपति उस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, या तो स्वयं करेगा या अपने सबऑर्डिनेट या अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। क्या संविधान में राष्ट्रपति के अधीनस्थों का उल्लेख है, तो हाँ 74 बोल रहा है, और इसी आर्टिकल को आगे बढ़ाया 74 में। क्या बढ़ाया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जबकि 53 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है और कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग या तो वो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 75। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, कार्यकाल आदि का उल्लेख, आदि का उल्लेख लिखा। नेक्स्ट अनुच्छेद 75, अगेन लाइन चेंज करें, अनुच्छेद 75 लिखा। इसमें लिखे सामान्यतया राष्ट्रपति, सामान्यतया राष्ट्रपति लोकसभा में, सामान्यतया राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सामान्यतया राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, सॉरी प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लिखा। और प्रधानमंत्री के परामर्श पर, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह यानी राष्ट्रपति है ना, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। क्लियर? अब 3 महत्वपूर्ण पदाधिकारी आपने पढ़ ली, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, है ना। नॉर्मली 2 पॉइंट, निर्वाचित और नियुक्त। अब राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है,
कैसे निर्वाचित, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष, दोनों ही अप्रत्यक्ष होगा। और प्रधानमंत्री होता है, मंत्री होता है। पिछली बार का क्वेश्चन, यदि प्रधानमंत्री नियुक्त होता है तो एक मंत्री होगा, वो भी नियुक्ति होगा। क्या राष्ट्रपति किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रयोग करता है कि वह प्रधानमंत्री किसको बनाएगा? तो नॉर्मली सिंपल कंडीशन है कि जो लोकसभा में बहुमत प्राप्त करेगा उस दल के नेता को वो क्या करेगा? प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अब क्या राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य है कि वह मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का परामर्श ले? बिल्कुल, लिखा हुआ है आपने कि सामान्यतः राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श पर वह अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। लाइन चेंज करें, हाँ इसी में लाइन चेंज करेंगे। यदि लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को, यदि लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, यदि लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तब राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लिखा, लाइन चेंज वापस। इस दौरान भी मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का परामर्श लेगा। इस दौरान भी मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का परामर्श लेगा। ठीक है, अब सिंपल क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से नियुक्ति करेगा मंत्री की, प्रधानमंत्री की, है ना? और एक ऑप्शन होगा उपरोक्त दोनों, केवल प्रधानमंत्री की। क्या अगर राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर रहा है तो उस कंडीशन में भी मंत्रियों की नियुक्ति में वो प्रधानमंत्री का परामर्श लेगा? तो लेगा। मंत्रियों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श के पश्चात ही करेगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है। भारतीय इतिहास में ऐसा एक केस रहा 1979 में, जब नीलम संजीव रेड्डी ने अपने स्वविवेक से चौधरी चरण सिंह जी की नियुक्ति की थी। हम जब महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे प्रधानमंत्री की रिगार्डिंग तब ये सारी बातें लिखेंगे, है ना? लेकिन फिर भी क्या कर सकता है? करता है। किसने करी सबसे पहले? तो नीलम संजीव रेड्डी ने। और नीलम संजीव रेड्डी आप जान रहे हैं कौन है? भारत के राष्ट्रपति। कितनी बार चुनाव लड़े? एक बार या दो बार? कितनी बार जीते? पहला चुनाव किससे हारे? वी गिरी से, है ना? और एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए, और राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। लिखा ना हमने नीलम संजीव रेड्डी के लिए, काफी। नेक्स्ट टाइम प्रधानमंत्री, हाँ इसे में पॉइंट चेंज करते हैं बेटा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य लिखा, संसद के, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद के, ब्रैकेट में लोकसभा राज्यसभा लिखो,
सदस्य होते हैं। संसद के सदस्य होते हैं। फिर ब्रैकेट में लिखेंगे अधिकांशतः लोकसभा। अधिकांशतः लोकसभा। अधिकतर कौन से सदन के सदस्य होते हैं? लोकसभा। लेकिन क्या राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं? तो हो सकते हैं। ठीक है, नोट करो वापस। नोट, यदि प्रधानमंत्री और मंत्री, यदि प्रधानमंत्री और मंत्री अपना पद धारण करते समय, यदि प्रधानमंत्री और मंत्री अपना पद धारण करते समय संसद के किसी भी सदन के, अपना पद धारण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, अपना पद धारण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तब भी वे अधिकतम, तब भी वे अधिकतम 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक यह पद धारण कर सकते हैं। तब भी वे अधिकतम 6 माह तक यह पद धारण कर सकते हैं। किंतु किंतु 6 माह के भीतर, 6 माह के भीतर उन्हें संसद के किसी भी सदन की, 6 माह के भीतर उन्हें संसद के किसी भी सदन की सदस्यता को, सदन की सदस्यता को ग्रहण करना होगा। किंतु 6 माह के भीतर उन्हें संसद के किसी भी सदन की सदस्यता को ग्रहण करना होगा। ठीक है, एक बार अनुच्छेद 75 जो लिखा है उसको पढ़ो, और 4 लाइनें सामने लिख रही हूं, आंसर देखिए कौन सा सही कौन सा गलत।
कौन सी लाइन गलत है? और फर्स्ट लाइन पहली गलत है, पहली और तीसरी। अच्छा, मुझे नहीं पता। देखो अब है ना, यहाँ ऐसे ही आप लोगों के एग्जाम में ना 2 ही लाइनें हैं, 2 तो बिल्कुल एक तरफ हटके हैं, ये तो सही सही है। अब 2 लाइनें हैं जो दिमाग खराब कर रही हैं। हाँ, अक्सर क्या, हमेशा अक्सर हमेशा सब सेम ना बच्चे, पर करना नहीं है हमें। बस यही चीज क्लियर कर गए ना तो एग्जाम में सिलेक्शन, और नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और मेरे हिसाब से सब कर लोगे, इतना सबको आता है। अब तो है ना, सब वो महादेव जी की भूमिका में आ गए, इतना प्रयास किया कि कंप्लीट हो गए। हाँ बता बेटा। तीसरा गलत है, पहला सही है, पहला भी गलत है। अच्छा, हाँ पीछे, और पहला सही है। इधर सबसे, अरे यार क्या है जिशान, कैसे सही? तीसरा लाइन तो बिल्कुल गलत। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो यूं ही उठपटांग से लाइन आपको दे दी है। बाकी सही है। नहीं, आप तो वापस वही हो गया सर, या तो ये या ये। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा ही नहीं था तूने, ऐसे थोड़ी फिर एग्जाम में तो फिर वही दिक्कत हो जाएगी। पहली लाइन सही है, भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति है, हम राष्ट्रपति में लिख चुके हैं। तो प्रधानमंत्री जो है वो भारत का संवैधानिक प्रधान नहीं है। संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। क्यों राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान? अच्छा, यही तो है ना एग्जाम में, अभी है ना जो सब बोल रहे हैं ना, वो भी एग्जाम में यही क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज है। जितना इजी क्वेश्चन होता है ना, उतना ज्यादा टिपिकल होता है। और यार ये नहीं नहीं ये, और जो कठिन है उसको तो हम वैसे ही छोड़ रहे हैं, वह चलो कोई टेंशन नहीं। तो ज्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए, हमें कंसेप्ट क्लियर करने। देखो साफ लिखा था, एक पॉइंट लिखाया था कि राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान है। एक तो क्यों? क्योंकि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, ये तो हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, संसद द्वारा बनाए गए समस्त विधेयक तब तक कानून नहीं बनते जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करता, लिखा था हमने। तो भाई भले प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका है, लेकिन कानून तो तभी बनेंगे जब राष्ट्रपति साइन करेगा। क्या राष्ट्रपति साइन करने के लिए बाध्य है? अभी नहीं, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। कौन से विधेयक को भेज सकता है? तो साधारण विधेयक को, है ना। बाकी उसको साइन करने ही होंगे। मान लीजिए किसी विधेयक को प्रधानमंत्री के पास उसने पुनर्विचार के लिए भेजा और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद ने वापस भेज दिया, तो क्या राष्ट्रपति को साइन करने होंगे? बिल्कुल करने होंगे, हम क्लियर कर चुके। तो भारत का संवैधानिक प्रधान कौन? राष्ट्रपति। भारत का वास्तविक प्रधान कौन? प्रधानमंत्री। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका कौन? राष्ट्रपति। भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन? राष्ट्रपति। भारत का शासनाध्यक्ष कौन? भारत में सरकार का नेता कौन? प्रधानमंत्री। भारत में बहुमत दल का नेता कौन? प्रधानमंत्री। अब ऑप्शन में राष्ट्रपति पक्का होगा, जहां प्रधानमंत्री बैठा होगा वहां राष्ट्रपति होगा ही होगा। और हमारे दिमाग में क्यों चल रहा है सारे काम प्रधानमंत्री? क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका, नो डाउट, लेकिन संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री। अब वो गणराज्य वाला क्वेश्चन देखो, भारत गणराज्य है क्यों? क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है या शासनाध्यक्ष निर्वाचित होता है? तो राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है। हमें पता है ना भारत गणराज्य है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। अब इतना डिटेल में ये कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर करो, जैसे जैसे एग्जाम आएगा ना वैसे वैसे ऐसा लगेगा यार ये क्या, सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं आपको, समझ में आएगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है प्रधानमंत्री बन सकता है? क्या शर्त? 6 महीने में कौन से सदन की सदस्यता को ग्रहण करे? किसी भी सदन की सदस्य। क्या प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य हो सकता है? क्या मंत्री राज्यसभा का सदस्य हो सकता है? हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री और मंत्री के लिए अनिवार्य है कि वो संसद के सदस्य हो? तो हाँ, भले 6 महीने बाद भी, लेकिन होना तो जरूरी। मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर प्रधानमंत्री तो
पद धारण कर लिया लेकिन वापस चुनाव नहीं जीत पाया, किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसको अपना पद छोड़ना होगा। क्या वो आगामी 6 महीने में भी ऐसी कंडीशन में रह सकता है? तो नहीं रह सकता। क्लियर? नेक्स्ट है प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की योग्यता। लिखा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की योग्यता। फर्स्ट, जो रटी रटाई है, भारत का नागरिक हूं। सेकंड, और इंपोर्टेंट करो सेकंड को, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। न्यूनतम आयु 25 वर्ष। लिखा। थर्ड, संसद का सदस्य हो। ब्रैकेट में अधिकांशतः लोकसभा। अब यहां 2 क्वेश्चन है। अधिकांशतः लोकसभा लिखा पहले। अब अधिकतर प्रधानमंत्री कौन से सदन का सदस्य होता है? लोकसभा। एक मंत्री अधिकतर कौन से सदन का सदस्य होता है? लोकसभा। लेकिन योग्यता में क्या वह संसद का सदस्य? तो हाँ, अगर है नहीं, अब लोकसभा और राज्यसभा तो अधिकतर लोकसभा। ठीक है ना? नेक्स्ट है, नहीं योग्यता कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट में आया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं। लिखा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ का उल्लेख। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ का उल्लेख अनुसूचित 3। अनुसूची 2 का नाम क्या है? प्रमुख पदाधिकारियों का वेतन, है ना? और अनुसूची 3 का नाम प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ। रिपीट कर रही हूं लाइन को। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की शपथ का उल्लेख अनुसूचित 3 में किया गया है। ये पद और गोपनीयता, दोनों वर्ड इन्वर्टेड कॉमा में होंगे, पद भी और गोपनीयता भी। ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। एग्जाम में आने वाला इन दिनों में क्वेश्चन है ये। प्रधानमंत्री किसकी शपथ लेगा? पद और गोपनीयता की। ये पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लिखा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री छुपा के रखेंगे गुप्त चीजों को, हर किसी को क्लोज नहीं, बिल्कुल पार्टी विशेष नहीं, कोई भी ऐसा नियम बनाएंगे सार्वजनिक नहीं करे जब तक वो कानून के दर्जे में नहीं आ जाए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। लिखा। नेक्स्ट,
प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पांच वर्ष का होता है। लिखा। नेक्स्ट, समय से पूर्व निम्न परिस्थितियों में, समय से पूर्व निम्न परिस्थितियों में ये अपना पद छोड़ सकते हैं। समय से पूर्व निम्न परिस्थितियों में ये अपना पद छोड़ सकते हैं। देखा, छोड़ सकते हैं। फर्स्ट, मृत्यु। पहला डेथ, मृत्यु। इसमें लिखें वे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। वे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। ठीक है, 2 ऑप्शन है ना, मतलब 2 क्वेश्चन 2 आंसर। देखें कहां तक सही चलते हैं। पहला तो कितने प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए गए? 3, 4, 5, 6। कितने प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? अच्छा, एक ऑप्शन लिखना भूल गई, केवल एक। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर दो जितने 4 ऑप्शन और लिखते हैं। कितना खुश हो रहा है, उसका आंसर पता है। अच्छा, अब जिनके आंसर 4 है वो तो चारों ही 3 है। अच्छा, पहले तो उस क्वेश्चन का आंसर दो, कितने प्रधानमंत्री की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तुक्का लगाओ ना, कौन सा एग्जाम में बैठे हो। 3। और वाह, तो गजब हो गई। हाँ, 3 पक्का, 3। हाँ बिल्कुल सही हो। अरे वाह, तो हद हो गई, 3 है। हाँ तो गलत हो गया। है ना। अब 3 थे तो इनमें से कौन सा नहीं था? और बाप रे, नेहरू तो पद पर रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। हाँ, अब तो एक एक लगाओ। हाँ, 4 ऑप्शन है। अच्छा, आप पहले में 4 पे चल रहे हैं। यही 4 जने थे जिनकी पद पर रहते हुए थे, और यहां पर उपरोक्त सभी। एग्जाम है ना, एग्जाम। मैंने कहा ना, पिछली बार जाकिर हुसैन को मार के आ गए, जबकि मार के आना था कृष्णकांत को। कि ना वे उपराष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, कृष्णकांत। लेकिन मारा किसको? जाकिर हुसैन। क्यों? क्योंकि हम सडनली पढ़ रहे हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, जाकिर हुसैन। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है उपराष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, कृष्णकांत। अब प्रधानमंत्री बताओ, चारों की हो गई। अच्छा, इधर वाले ग्रुप में क्या हुआ? राजीव गांधी। हाँ, अब निशान सही है। इसका आंसर है 3। ठीक है,
और जो इधर आंसर है वो ये नहीं है। ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस समय इनकी डेथ हुई थी, प्रधानमंत्री नहीं थे। कितने प्रधानमंत्री गए? 3। कौन कौन? नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी विदेश में रहते हुए मृत्यु हुई, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है ना। अब इंदिरा गांधी बिल्कुल जान रहे हैं और नेहरू जी भी बिल्कुल। अब कितने राष्ट्रपति गए जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? 2। 3 कौन बोला? तीसरे राष्ट्रपति कौन आए? ठीक है, कितने उपराष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मृत्यु हुई? 1। कितने प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? 3। छोटा सा टेबल अपने दिमाग में फिट करो। ठीक है ना। अब राजीव गांधी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दिमाग में चलता है, लेकिन अब वहां तो शॉर्ट ट्रिक बनी हुई। कैसे? नेहरू, इंदिरा, लाल हुए। हाँ देखो ना, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू, इंदिरा, लाल हुए, दिमाग में लगता है। लेकिन क्रम पूछे, मान लीजिए क्रम के अनुसार कौन से प्रधानमंत्री, तो फिर नेहरू, लाल, इंदिरा। क्लियर हो गया? क्वेश्चन तो कहीं से भी बना सकता है। पहले प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ऑप्शन में नेहरू जी है ही नहीं, तो आंसर क्या हो गया? लाल बहादुर शास्त्री। आप नेहरू जी के लिए पक्का करके नहीं बेटे, पहले वही ऑप्शन में होने भी चाहिए, लेकिन पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल। नेक्स्ट है, ये लिखेंगे ना? अच्छा, लिखना है। वे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, ब्रैकेट में लिखो 3। लिखा? और तीनों के नाम लिख लो, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। लिखा? सेकंड कंडीशन, त्याग पत्र। त्याग पत्र, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अपना त्याग पत्र, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है। थर्ड, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव, कंटिन्यू कर रहे हैं इसी पॉइंट को। अविश्वास प्रस्ताव सदैव ही, अविश्वास प्रस्ताव सदैव ही लोकसभा, सदैव ही लोकसभा में रखा जाएगा, रखा जाएगा। इसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती।
इसमें कारण बताने की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती। लिखा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रारंभ में 50 सदस्यों की अनुमति की। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए प्रारंभ में 50 सदस्यों की अनुमति। लिखा। 50 सदस्यों की अनुमति का लिखित पत्र आवश्यक है। पत्र आवश्यक है, यानी सदन के कितने सदस्य रिटर्न में देंगे कि अविश्वास प्रस्ताव लाना है, तो 50 सदस्य। लिखा। आवश्यक है। नेक्स्ट, अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख लोकसभा के अधिनियम, लोकसभा के अधिनियम की धारा। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख लोकसभा के अधिनियम की धारा 198 198 में किया गया है, में किया गया है। लिखा। 198 में किया गया। नेक्स्ट, यदि अविश्वास प्रस्ताव, यदि अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री, यदि अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री ऑब्लिक मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद ऑब्लिक केवल एक मंत्री, यदि अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद केवल एक मंत्री के विरुद्ध भी पारित हो जाए, के विरुद्ध भी पारित हो जाए, उस स्थिति में, पारित हो जाए उस स्थिति में प्रधानमंत्री सहित, उस स्थिति में प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को, उस स्थिति में प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना पद छोड़ना होगा, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना पद छोड़ना होगा। ब्रैकेट में लिखो, सरकार का गिरना, गिरना, सरकार गिर गई, सुनते ना हम लोग, खत्म सरकार, सरकार का गिरना, ब्रैकेट क्लोज। यदि, रिपीट करें, अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद केवल एक मंत्री के विरुद्ध भी पारित हो जाए तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अपना पद छोड़ना होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, एक बार 2 लाइनें और लिख लो फिर पूरा क्लियर करते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इन्वर्टेड कॉमा में लिखें, सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करते हैं। के आधार पर कार्य करते हैं। लिखा। नोट लिखो। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य
नोट में पहला पॉइंट है ना, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नोट में सेकंड पॉइंट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से लोकसभा ऑब्लिक निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा ऑब्लिक निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है ना? अब ये 2 लाइनें पहले तो पढ़ लो अच्छे से, और फिर उसके ऊपर डिटेल में जितना भी हम लोगों ने लिखा है उसको क्लियर कर। केवल लास्ट नोट में जो 2 लाइनें हैं वो देखें। इंडिविजुअली वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति। और कलेक्टिव रूप में किसके प्रति है? तो लोकसभा के प्रति। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से, है ना, राष्ट्रपति। अब क्यों व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति? तो सिंपल, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की? राष्ट्रपति ने। प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र किसको दिया? राष्ट्रपति को। और प्रधानमंत्री ने किसके प्रसाद पर धारण किया? राष्ट्रपति के। लिखा ना हमने। अब मंत्री के लिए क्वेश्चन आता है। प्रधानमंत्री तो नो डाउट राष्ट्रपति, लेकिन अगर मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी, तो हमारा पहला आंसर राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के साथ साथ वो प्रधानमंत्री से भी जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति कर रहा है। लेकिन नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहा है। अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है तो आंसर प्रधानमंत्री। एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो नॉर्मली राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है तो प्रधानमंत्री। लेकिन प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? राष्ट्रपति। अब है ना एक क्वेश्चन सीधा सा, यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है तो एक मंत्री अपना त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। ऑप्शन में प्रधानमंत्री बैठा होगा। सबके सब अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति। क्लियर हो जाएगा? अब सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा। लोकसभा है भारत का निम्न सदन या राज्य का निम्न सदन? भारत का निम्न सदन। जरूरी नहीं कि लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव किसी प्रधानमंत्री के विरुद्ध रखा जाएगा केंद्र के निम्न सदन में या राज्य के निम्न सदन में? केंद्र के निम्न सदन। अब क्या इसमें कारण बताने की आवश्यकता है? नहीं है। इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, लेकिन लोकसभा के अधिनियम की धारा 198 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अविश्वास प्रस्ताव। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? महाभियोग। उपराष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे? संकल्प पत्र। लेकिन उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तब महाभियोग। लिखा ना हमने? बिल्कुल। क्या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा? तो जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा तब। बाकी संकल्प पत्र। तो अब तीनों को, किसी मंत्री को उसके पद से कैसे हटाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव। क्या कोई मंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है? दे सकता है, उसकी इच्छा। वो आज नहीं कल दे दे। क्लियर ना? और किसको देगा? राष्ट्रपति को। फिर एक पॉइंट आया कि अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए कंडीशन फिक्स है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही रखा जाएगा। अगर अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री पर लगा तो क्या होगा? ऑप्शन दो, एक बार तो उसको पढ़ लो जब तक मैं 4 ऑप्शन लिख रही हूं।
करो करो बच्चे, जितना हो सकता है करेंगे ना। ठीक है, सामने 4 लाइन है। अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सी लाइन जो है वो गलत है? थर्ड ना, चारों सही है, मुझे नहीं पता कौन सी लाइनें गलत है, मैं ये पूछ रही हूँ। और ये एक और हिंट की एक मतलब लाइनें गलत है, मैंने आपकी बार चारों लाइनें सही नहीं लिखी है। अरे भाई मैं कह रही हूँ कि चारों नहीं सही है, मैंने बोल दिया था, एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को कि चारों सही नहीं। दो मतलब एक लाइन गलत है, 2 लाइन गलत है, सारी सही है। अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है सारी सही वाला। अब सुनो, चलो मैं ऑप्शन दे दूं, अब मेरे को क्या जा रहा है, अब ऐसे मान ही नहीं रहे हो, मतलब है ना। 1 1 2 2 3 3 4। अच्छा, एक अकेला 4, एक अकेला 3 भी है और एक अकेला 4 भी है। अब ऑप्शन ही ऑप्शन बढ़ती है, मतलब अपनी इच्छा से मैं ना वहां बैठ जाऊं और ये ऑप्शन डालो या वो ऑप्शन डालो। कौन सी गलत है? तीसरी। अच्छा, मुझे नहीं पता बेटा, तू तो अभी आंसर दे दे, वो एक बार आंसर दे दे। सोच लो ना, अपना दिमाग लगाओ, जो लिखा है उसको पढ़ो। देखो है ना, लिखना तो है ही। लिखना इसलिए जरूरी है कि अभी अगर मैं आपको ऑरली क्लास लिखवा दूं ना, ऑरली क्लास में पूरा मतलब कंटेंट क्लियर करवा दूं कि भाई सारी चीजें 50% तो आप ये अभी इस गेट से बाहर जाओगे ना तब भी खत्म हो जाएगा, इसलिए लिखना भी जरूरी। तो कम से कम अब है ना इस, हाँ क्या, इसके लिए रूबी मैडम यही है। नहीं, पक्का कुछ भी होता है रूबी मैडम तो मैडम हाँ हाँ कर दिए, बस ये दाढ़ी वाली रूबी मैडम है। तो क्या थोड़े से मतलब मैं पूछ रही हूँ तो मुझे नहीं बताएगा, बस उसी को बताएगा लेके, है ना कि सारी चीजें। बताओ जल्दी, तीसरा और चौथा दोनों गलत है। चौथी लाइन तो साफ देखो, प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद, आप उस लाइन को क्लियर करो। यदि अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद केवल एक मंत्री। अब यहाँ क्वेश्चन है ना, तरह तरह के आने, किसी पे भी लग जाए तो क्या प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना होगा? तो हाँ, और केवल प्रधानमंत्री नहीं छोड़ेगा,
सारी मंत्री परिषद छोड़ेगी। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, आपको एक और इसी जगह क्वेश्चन को, आप यदि किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगा तो क्या होगा, केवल मंत्री पद छोड़ेगा, प्रधानमंत्री पद छोड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, या प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद पद छोड़ेगा? तो जब प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद पद छोड़ रही तो सरकार तो गिरेगी ही गिरेगी, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो क्या एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लगने पर भी प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देना होगा? तो देना होगा, और यही सामूहिक उत्तरदायित्व है। सनम हम तो डूबे डूबे, आपको भी साथ में ले डूबे, चाहे मंत्री जाए चाहे प्रधानमंत्री जाए, अविश्वास प्रस्ताव, पद सबको छोड़ना है। पद छोड़ने का मीनिंग सरकार गिर रही है, लोकसभा भंग नहीं हो रही है। अब लोकसभा भंग नहीं हो रही है कैसे मैडम? तो आप याद कीजिए शंकर दयाल शर्मा, जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे और एक सडनली क्वेश्चन था, 5 साल में 4 प्रधानमंत्री। ऐसे राष्ट्रपति जिनके कार्यकाल के दौरान 4 प्रधानमंत्रियों की सरकार रही, चुनाव नहीं हुए, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, तीसरा गया, चौथा आया, लोकसभा भंग नहीं हुई। लोकसभा कब भंग होगी? जब अविश्वास प्रस्ताव लग गया और किसी भी राजनीतिक दल के पास स्पष्ट बहुमत है ही नहीं, गठबंधन भी नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में लास्ट ऑप्शन क्या है कि लोकसभा भंग होगी और नए चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन मेरी सरकार गिर गई, मान लीजिए मेरी और इनकी सरकार, मेरी सरकार 2 बहुमत से गिर गई, तो इन्होंने मेरे जो 2 पॉइंट थे वो लेके अपनी सरकार बना ली। लेकिन हो सकता है कि थोड़े दिन बाद मेरी और इन दोनों में से टूट के किसी और तीसरी पार्टी ने गठबंधन कर लिया, तो हम दोनों की सरकार गई, उसने सरकार बना ली। सरकार गिरना और लोकसभा का भंग होना अलग अलग बात है, ठीक है। अब यहीं पे 2 चीजें और क्लियर करें। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? मंत्रिपरिषद भंग होगी या नहीं होगी? प्रधानमंत्री की मृत्यु हो रही है, अब अविश्वास प्रस्ताव तो समझ गए, और प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र भी दे दिया। या तो प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई या प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, तो क्या ऐसी कंडीशन में मंत्रिपरिषद भंग होगी? होगी। प्रधानमंत्री चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे त्याग पत्र दे दे, चाहे अविश्वास प्रस्ताव लगे, तीनों ही कंडीशन में मंत्री परिषद भंग होगी। मैं सरकार गिरने की बात नहीं कर रही। लेकिन अगर एक मंत्री मर गया या एक मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया, मंत्री परिषद पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंत्री परिषद में नया मेंबर आ जाएगा। प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्याग पत्र पर क्यों प्रभाव पड़ रहा है? क्योंकि वो बहुमत दल का नेता है, और जब नया प्रधानमंत्री बनेगा तो वो अपनी नई मंत्री परिषद बनाएगा। मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने आनंदीबेन को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या आनंदीबेन जो है उन्होंने अपना मंत्री परिषद चेंज नहीं किया? किया ना। उनके त्याग पत्र देने के बाद तो वो मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने अपना पॉइंट चेंज किया। मान लीजिए भजन लाल जी अभी त्याग पत्र दे दें, तो नए मुख्यमंत्री जो हैं क्या वो अपनी नई मंत्री परिषद नहीं बनाएंगे? तो मुख्यमंत्री के साथ उसकी मंत्री परिषद का भी अंत माना जाता है। लेकिन मंत्री के त्याग पत्र पर या मंत्री की मृत्यु पर मंत्री परिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये याद रह जाएगा या लिख लें? लिखो। नोट में ही लिखो। यदि प्रधानमंत्री, 3rd पॉइंट नोट का है ना, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे, या वह त्यागपत्र दे दे, तो उस स्थिति में भी मंत्रिपरिषद भंग होगी। मंत्रिपरिषद भंग होगी। 4th पॉइंट, यदि एक मंत्री के
मृत्यु हो जाए या वह, यदि एक मंत्री की मृत्यु हो जाए या वह त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद पर, त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसकी जगह नया मंत्री आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट नॉट कंप्लीट, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। नेक्स्ट पॉइंट में एडिंग डालो, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, इसी में नेक्स्ट पॉइंट डालो और अंडरलाइन कर लेंगे, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। इसको ड्रॉ करो। प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। लिखा सबने? अब है ना दो वर्ड, दोनों अलग अलग, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। अब क्या तो मंत्रिमंडल है और क्या मंत्रिपरिषद है, पहले तो इस चीज को क्लियर करो। इन चारों को मिलाकर, ये चारों कौन? प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, इन चारों को मिलाकर मंत्रिपरिषद बनेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और प्रधानमंत्री और केवल कैबिनेट मंत्री, इनको मिलाकर क्या बनेगा? मंत्रिमंडल। अब मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए अनुच्छेद 74, 75, 78, ठीक है। लेकिन मंत्रिमंडल से जुड़ा हुआ अनुच्छेद, अनुच्छेद 352। याद कीजिए, जब आप अनुच्छेद 352 लिख रहे थे, आपने लिखा था ना कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है। और मंत्रिमंडल से मीनिंग क्या? इन दोनों को मिलाकर मंत्रिमंडल और इन चारों को मिलाकर मंत्रिपरिषद। क्लियर हो जाएगा? अब मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल में मंत्रिपरिषद? मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल। अब मंत्रिमंडल ज्यादा प्रभावी है किसकी अपेक्षा? मंत्रिपरिषद की अपेक्षा। क्लियर? ज्यादा अधिकार किसके पास होंगे? मंत्रिमंडल के पास या मंत्रिपरिषद के पास? तो मंत्रिमंडल के पास। और मंत्रिमंडल की सहायता के लिए क्या होगी? मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसी में लिखें नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद से तात्पर्य, मंत्रिपरिषद से तात्पर्य, और डैश करके चारों को प्लस प्लस करके लिख लीजिए,
मंत्री परिषद से तात्पर्य प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री। मंत्री परिषद से तात्पर्य प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री प्लस राज्य मंत्री प्लस उप मंत्री। लिखा। मंत्रिमंडल से तात्पर्य मंत्रिमंडल से तात्पर्य प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री। प्रधानमंत्री प्लस कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट को इंपोर्टेंट करके लिखो। भारतीय संविधान में इन्वर्टेड कॉमा में लिखें मंत्रिमंडल। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352, केवल एक बार अनुच्छेद 352 ब्रैकेट में लिखें राष्ट्रीय आपातकाल। लिखा। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल ब्रैकेट क्लोज में किया गया है, में किया गया है। लिखा। नेक्स्ट प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु होता है। मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं। फर्स्ट प्रथम श्रेणी, प्रथम श्रेणी डैश कैबिनेट मंत्री। प्रथम श्रेणी कैबिनेट मंत्री। द्वितीय श्रेणी राज्य मंत्री। द्वितीय श्रेणी राज्य मंत्री। तृतीय श्रेणी उपमंत्री। तृतीय श्रेणी उपमंत्री। अब है ना सिंपल क्वेश्चन आएगा, मंत्री परिषद में प्रथम श्रेणी में होगा। अब ऑप्शन में प्रधानमंत्री बैठा हो। श्रेणी मंत्री परिषद की कितनी? 3। कौन कौन सी? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अब प्रथम श्रेणी में कैबिनेट मंत्री। अब ये जो 3 नाम है ना, ये आगे पीछे कर दिए जाएंगे और मोस्टली ये तो फर्स्ट है, लेकिन इन दोनों में आपको फर्स्ट सेकंड देखना है ना। तो इन तीनों श्रेणियों को पहले तो क्रम से याद करेंगे। दूसरा कि राज्य मंत्री जो है वो राज्य के नाम से कंफ्यूज क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि राज्य मंत्री एक श्रेणी का नाम है, ये राज्य से इसका कोई लेना देना नहीं। राज्य मंत्री होंगे केंद्र में या राज्य में, तो दोनों जगह पोस्ट का नाम है। क्लियर हो जाएगा। तो राज्य मंत्री कहाँ होंगे? तो राज्य में भी और केंद्र में भी। जब हम राज्य का मंत्रिमंडल पढ़ेंगे तो यहाँ केवल इस पूरे डायग्राम में पीएम की जगह सीएम आ जाए, बाकी सेम मंत्री चलेंगे। समझ में आया? अब हम लोग जो मंत्री परिषद को पढ़ते हैं तो एक पॉइंट और देखते हैं, स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री
और स्वतंत्र प्रभार उप मंत्री। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन पढ़ने में जरूर आते हैं। और कैबिनेट और मंत्रिपरिषद जब बनती है तो इस पोस्ट का निर्माण किया जाता है। अब ये कहाँ बनेगी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ये जो पॉइंट है इसका निर्माण होगा यहां पर। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, सिंपल, कैबिनेट मंत्री से नीचे लेकिन राज्य मंत्री से ऊपर। इसकी कंडीशन जो है, कैबिनेट मंत्री से तो नीचे के लेवल का होगा लेकिन राज्य मंत्री से ऊपर के लेवल का। और ऐसे ही उप मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो राज्य मंत्री से नीचे लेकिन उप मंत्री से ऊपर। संविधान में इन दोनों पोस्ट का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये पोस्ट बनाई जाती है। लिखो, बताते हैं जस्ट। भारतीय संविधान में इन्वर्टेड कॉमा में लिखें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। भारतीय संविधान में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार उप मंत्री। भारतीय संविधान में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और स्वतंत्र प्रभार उप मंत्री। लिखा स्वतंत्र प्रभार उप मंत्री के पद का उल्लेख नहीं है। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार उप मंत्री के पद का उल्लेख नहीं है, लेकिन पोस्ट तो है। अब तीन तो ये हो गए, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, और चौथा ऑप्शन आ गया स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। और क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है, तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। नेक्स्ट, संविधान में लिखा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखे संसदीय सचिव। संविधान में संसदीय सचिव, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, के पद का उल्लेख भी नहीं है। संसदीय सचिव के पद का उल्लेख भी नहीं है। लिखा। नेक्स्ट, संसदीय सचिव की नियुक्ति, संसदीय सचिव की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और यह प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत, और यह प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, और यह प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। लिखा। अब दो पोस्ट नहीं आ गई, स्वतंत्र प्रभार और संसदीय सचिव। इन दोनों का उल्लेख संविधान में नहीं है, लेकिन मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए। आगे जाकर ये मंत्रिपरिषद में शामिल होंगे। मंत्रिपरिषद में उप मंत्री के बाद कौन? संसदीय सचिव। ठीक है, लेकिन स्वतंत्र प्रभार कहां पर? तो उप मंत्री के साथ भी और राज्य मंत्री के साथ भी। लेकिन स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बड़ा या राज्य मंत्री बड़ा? स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बड़ा। मान लीजिए, इसको एक सिंपल एग्जांपल से देखें। जब मैंने अपने मंत्रिमंडल में सोचा कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगी और मेरे मंत्रिमंडल में 10 मेंबर होने चाहिए, ये मैंने सोचा, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे आई कि मैंने अपने साथ में 8 ही मंत्रिमंडल में सदस्य रखने थे, यानी कैबिनेट में 8 ही रखने थे।
अब बचे कितने? 2, और वो 10 मेरे खास थे। तो अब 2 को मैं तीसरी श्रेणी में, मतलब दूसरी श्रेणी में नहीं भेज रही हूं, उन 2 के लिए मैंने एक पर्टिकुलर श्रेणी बना दी। अब ऐसा कंडीशन ना, देखो, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री। देखो संविधान में प्रधानमंत्री का तो उल्लेख है, लेकिन उप प्रधानमंत्री की पोस्ट का उल्लेख नहीं है। क्या उप प्रधानमंत्री की पोस्ट बनती है? बनती है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब प्रधानमंत्री से तो छोटा पद, लेकिन कैबिनेट मंत्री से बड़ा पद। कैबिनेट मंत्री से बड़े, लेकिन प्रधानमंत्री से छोटे। ऐसे ही स्वतंत्र प्रभार, कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री से बड़ा, लेकिन कैबिनेट मंत्री से छोटा। समझ में आ गया? वही कंडीशन। लेकिन श्रेणी बनेगी, संविधान में उल्लेख नहीं। और संसदीय सचिव का पिछली सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आ चुका है। संसदीय सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो प्रधानमंत्री के। ये शपथ भी लेगा, किसके समक्ष लेगा? तो प्रधानमंत्री के। नेक्स्ट है किचन कैबिनेट। अच्छा एक मिनट रुको, इंपोर्टेंट करके लिखो, 91 संविधान संशोधन। इंपोर्टेंट करो, 91 संविधान संशोधन। इक्यानवे संविधान संशोधन 2003। 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित कर दिया गया। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या, मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या निम्न सदन लिखा। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या निम्न सदन, ब्रैकेट में लिखो, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या निम्न सदन, ब्रैकेट में लिखा, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा, ब्रैकेट क्लोज, की कुल सदस्य संख्या का, मंत्रिपरिषद की कुल सदस्य संख्या का 15%, कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। लिखा? बिल्कुल। ये इसको तो आप लोग अनुसूची 10 में भी लिख चुके हैं, है ना? अनुसूची 10 के प्रावधान को भी टाइट कर रहा है ये, है ना? नेक्स्ट है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री और उसके नजदीकी मंत्रियों का समूह, प्रधानमंत्री और उसके नजदीकी मंत्रियों का समूह।
ठीक है, इसको सीधा सा ही, आपके फ्रेंड बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड कुछ ही हैं। क्लियर हो गया? मंत्री परिषद बहुत बड़ा, लेकिन मंत्री परिषद में जो उसके खास हैं वो कौन कहलाएगी? किचन कैबिनेट। छाया मंत्रिमंडल, छाया मंत्रिमंडल, शेडो कैबिनेट। लिखा? विपक्ष द्वारा बनाई गई सरकार, विपक्ष द्वारा बनाई गई सरकार जो अदृश्य होती है, विपक्ष द्वारा बनाई गई सरकार जो अदृश्य होती है ना? अब सरकार के जो कामकाज हो रहे हैं उस पर निगरानी रखने के लिए विपक्ष भी तो कोई काम करेगा। अपोजिशन क्या करेगा? सरकार की कमजोरियां गिनाएगा। कमजोरियां कैसे गिनाएगा? तो सरकार ने जो काम किए तो वो भी अपना एक मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद बनाएगा, जिसका प्रधानमंत्री कौन होता है? तो विपक्ष का नेता, है ना? बिल्कुल। एक बार जितना लिखा उसको पढ़ो। प्रधानमंत्री के 2 ही अनुच्छेद पढ़े और दोनों अनुच्छेद में बहुत सारी बातें पढ़ ली, और राष्ट्रपति में 52, 53, 54, 55 करते करते हर पॉइंट अलग था, है ना?
ठीक है, चले सामने बोर्ड पे देखते जाए, आंसर देते चले। आंसर ही लिखा है। संविधान के कौन से भाग में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है? प्रधानमंत्री है भारत की व्यवस्थापिका या भारत की कार्यपालिका? भारत की नाम मात्र की कार्यपालिका या वास्तविक कार्यपालिका? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड अनुच्छेद 74, 75, 78। वास्तविक कार्यपालिका और शासनाध्यक्ष किसे कहा जाएगा? प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री सामान्यतया होता है कौन? बहुमत दल का नेता, लेकिन कहां पर? लोकसभा में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। सामान्यतया राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री बनाता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता को। मंत्रियों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री का परामर्श कौन लेगा? या राष्ट्रपति किसका परामर्श लेगा? प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति अपने स्वविवेक से किसकी नियुक्ति करता है? प्रधानमंत्री की। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में किस स्थान पर है? संविधान में नहीं है। लोकसभा का नियम कौन सा है? 198। ठीक है। राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं या व्यक्तिगत रूप से? व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से लोकसभा। ठीक है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र देता है, मंत्री अपना त्यागपत्र देता है, प्रधानमंत्री शपथ लेता है, मंत्री शपथ लेता है। शपथ का उल्लेख अनुसूची 3। किसकी शपथ लेंगे? पद और गोपनीयता की। संसदीय सचिव का उल्लेख संविधान में किस स्थान पर है? नहीं है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? प्रधानमंत्री। नियुक्ति कौन करता है? किसके प्रसाद पर्यंत बना रहता है? प्रधानमंत्री के। ठीक है। 91वें संविधान संशोधन कौन से वर्ष हुआ? किसके आकार को सीमित किया गया? मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सीमा किसकी सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? लोकसभा या विधानसभा। निम्न सदन आप याद रखेंगे। ठीक है। अब न्यूनतम सदस्य संख्या मैंने लिखवाई नहीं, 12 मैंने नहीं लिखवाई, मुझे पता है। मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम कितनी? तो 12। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 12 सदस्य, है ना। अब एक बार पढ़ लो, कोई क्वेश्चन है पूछ लो, फिर आगे और लिखे महत्वपूर्ण तथ्य। नहीं, कार्य है अभी तो, कार्य बाकी है। विपक्ष। अब है ना विपक्ष, देखो है ना, अविश्वास का मीनिंग अपने जो सरकार है वर्तमान में उसके प्रति अविश्वास को दर्शाना कि हम आपके काम से खुश नहीं है। क्या अगर किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त है, जैसे अभी वर्तमान सरकार, क्या विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? लाया जा सकता है। पारित नहीं हो वो एक अलग बात है। और एग्जाम्पल दो। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। शर्त क्या? कि पास नहीं हुआ। क्यों पास नहीं हुआ? क्योंकि दोनों की सरकार बहुमत में थी। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है कि वो अविश्वास प्रस्ताव ला सके, है ना। अपना अविश्वास तो दर्शाएगा ही। अब पारित कब होगा? जब बहुमत में अगर सरकार नहीं होगी तो। मान लीजिए
गठबंधन की सरकार बनी और ऐसी स्थिति में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो हो सकता है ना कि किसी ने सरकार के विपक्ष में वोट कर दिया, लेकिन बहुमत में होने के बाद तो सारी कंडीशन वही आएंगी। कल हम लोग जो महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे ना, आज तो हम कार्य पे एंड करेंगे इसको, महत्वपूर्ण तथ्य लिखेंगे तब हम लोग ये सारी बातें लिखने वाले हैं कि पहला किसके प्रति लाए, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले किसने त्याग पत्र दे दिया, अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद कौन प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के बाद त्याग पत्र दिया, कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव लाए, ये सारी कंडीशन कल लिखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव, महाभियोग, ये ना अभी नहीं क्लियर हो, अभी आप लोग जैसे जैसे क्लास अटेंड करते हैं ना वैसे वैसे आपको सारी चीजें क्लियर हैं। क्यों? क्योंकि आप करंटली उसको पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे 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 आप एग्जाम में पास जाते हैं उस समय अब प्रधानमंत्री निर्वाचित होता है कि नियुक्त होता है, तो अब वो क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग में, अब जैसे भजन लाल जी को देख लें या मोदी जी को देख लें, तो अब वो कंडीशन में ना हमें कहीं ना कहीं जैसे ही हम मोदी जी देख रहे हैं तो वाराणसी याद आ रहा है, तो वाराणसी से वो क्या हुए, निर्वाचित हुए, तो निर्वाचित किस रूप में हुए, एज ए सांसद, सांसद हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो लग रहा है प्रधानमंत्री होता है निर्वाचित, लेकिन प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता, प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। और क्या संविधान में ये कंडीशन है कि बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाएगा? तो हाँ, अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को क्या करेगा, प्रधानमंत्री बनाएगा, है ना। ये क्वेश्चन ऐसे सिंपल आएगा ना, देखो सिंपल क्वेश्चन, एक तो बहुमत दल का नेता, ये क्वेश्चन फिक्स है। 91वें संविधान संशोधन, ये आप है ना पिछले एग्जाम पेपर हुए ना 91 संविधान संशोधन अपने आप में 2-3 बार पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबको पता है, प्रधानमंत्री होता है, नियुक्त होता है, ये क्वेश्चन भी रोज आता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को नहीं, आपके लिए सेकंड ग्रेड वाले बच्चे या जो भी हाई लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो लाइनें लिखी ना एज इट इज आएंगे, और इजी क्वेश्चन एक अनुच्छेद आपसे पूछ लिया आप इजी वे में कर जाएंगे, लेकिन वो 4 लाइनें पूछी और 4 लाइनों में जैसे अभी अपनी क्लास में वही होती है ना कंडीशन, 2 सही 2 में इधर उधर, बस वो पेपर थोड़ा सा गलत हो जाता है। और अभी इन दिनों में है कि आपको 4 लाइनें ही पूछ रहा है, अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 में से 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो वो लाइनिंग वाले क्वेश्चन पूछेगा कि 1 2 3 4, चाहे वो सारे सब्जेक्ट के मिला के हो जाए, ऐसा। ठीक है, लिखें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियां। प्रधानमंत्री के और मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियां। लिखा? फर्स्ट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य वास्तविक कार्यपालिका के रूप में वास्तविक कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। लिखा? नेक्स्ट, इनके द्वारा सरकार की इनके द्वारा सरकार की नीतियों का निर्माण किया जाता है, और उन्हें क्रियान्वित करवाया जाता है, लागू करवाया जाता है, और उन्हें क्रियान्वित करवाया जाता है। लिखा? नेक्स्ट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य
राष्ट्रपति को राष्ट्रपति को सहायता और सलाह सहायता और सलाह देते हैं। लिखा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। परामर्श देता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के मध्य विभागों का बंटवारा करता है। विभागों का बंटवारा करता है और उनमें सामंजस्य स्थापित करता है। विभागों का बंटवारा करता है और उनमें सामंजस्य स्थापित करता है। लिखा, सामंजस्य स्थापित करता है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठकों की मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। बैठकों की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट पॉइंट को इंपोर्टेंट करें। अनुच्छेद 78 और डबल अंडरलाइन करेंगे। अनुच्छेद 78, 74 और 75 पढ़ लिया आपने पहले। अब 78 कहाँ आ रहा है? उसके कार्य एवं शक्तियों में। और इंपोर्टेंट करेंगे 78 को, है ना। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य सूचनाओं का मंत्रिपरिषद के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। अंडरलाइन करो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद, ठीक है। और ब्रैकेट में इसी के आगे लिखेंगे कड़ी का कार्य। कड़ी का कार्य जॉइंट है किस किस के बीच में? तो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी का कार्य। लिखा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता ऑब्लिक सरकार का नेता ऑब्लिक सदन का नेता होता है। प्रधानमंत्री। नेक्स्ट पॉइंट, नीति आयोग
राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल परिषद, राष्ट्रीय जल परिषद, लिखा जल परिषद का, जल परिषद का अध्यक्ष होता है, का अध्यक्ष होता है, लिखा। और नेक्स्ट को फिर इंपोर्टेंट करो, प्रधानमंत्री विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होता है, विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। इस विश्वविद्यालय को ध्यान रखना है, राष्ट्रपति मोस्टली कुलाधिपति है भारत के समस्त विश्वविद्यालयों का, लेकिन विश्व भारती विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन है? प्रधानमंत्री। क्लियर है सबको? बिल्कुल। समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन भारत में? राष्ट्रपति। केंद्रीय विश्वविद्यालयों का, राज्य में राज्यपाल, ऐसे ही केंद्र में कौन? राष्ट्रपति। तो अब राष्ट्रपति के ऑप्शन में आएगा कि भारत के समस्त विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राष्ट्रपति, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री, और वो विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है।